नमस्कार, मेरा नाम कपिल कुमार है और मैं राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खेकड़ा बागपत में व्यवसाय मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में अनुदेशक के पद पे कार्यरत हूँ। आज का हमारा विषय है बेसिक टूल्स। हमारी रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग ट्रेड में सबसे पहले हमें हमारे ट्रेड में क्या-क्या टूल्स इस्तेमाल होते हैं, इनका पता होना बहुत ज़रूरी है कि किन टूलों को क्या कार्य है, कैसे काम में लाते हैं और किसको कहाँ इस्तेमाल में लाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं बेसिक टूल से। हमारा प्रसंग आज का क्या है? बेसिक टूल्स। सबसे पहले हम शुरू करते हैं ट्यूब कटर से। ट्यूब कटर हमारा एक ऐसी युक्ति है जिसके माध्यम से जो हमारी व्यवसाय आरएसी में प्रयुक्त होने वाली कॉपर ट्यूब होती हैं, जिनका व्यास 1/8, 1/2, 1/4 भी होता है, 5/8 भी होता है, मतलब जितनी भी व्यास की हमारी जो ट्यूब इस्तेमाल होती हैं आरएसी व्यवसाय में, उनको काटने के लिए ये प्रयोग में लाया जाता है। क्या? ट्यूब कटर। बड़े ट्यूब डायमीटर के लिए एक बड़ा ट्यूब कटर भी उपलब्ध होता है। ये छोटे डायमीटर के लिए है क्योंकि इसका जो ये माउथ है, जो है इसके, ये थोड़े छोटे खुलते हैं। अगर हमें और मोटी ट्यूब और ज़्यादा व्यास वाली ट्यूब को अगर काटना है तो उसके लिए बड़े ट्यूब कटर भी उपलब्ध होते हैं। काटने के दौरान तांबा ट्यूब पर थोड़ा दबाव लगाया जाता है। ट्यूब के अंदर की बर्स को ब्लेड रिमर से साफ किया जाता है। यहाँ पे एक ब्लेड होता है, ट्यूब को इसमें फंसा के धीरे धीरे टाइट करते रहते हैं और उसको घुमाते रहते हैं, तो इससे हमारा ट्यूब जो है वो कट जाती है। ये हो गया ट्यूब कटर। सेकंड हम बात करते हैं फ्लेयरिंग टूल की। फ्लेयरिंग टूल में जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये फ्लेयरिंग टूल है। इसमें अलग अलग डायामीटर के साइज के खांचे बने होते हैं। जैसा आप इसमें देख रहे होंगे, एक ये है, ये थोड़ा डायामीटर इसका ज़्यादा है, इसका उससे कम है, इसका उससे कम है। मतलब जो हमारी कॉपर ट्यूब होती है अलग अलग साइज की, 1/4, 1/2, 3/8, 5/8, अलग अलग साइज की कॉपर ट्यूब में फ्लेयर बनाने के लिए ये काम में आता है। फ्लेयर क्या होता है? कॉपर ट्यूब के ऊपर से जो हम उसका आउटर डाया होता है उसको क्या करते हैं, थोड़ा सा फैला देते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? फ्लेयरिंग। तो तांबे के सिरे को बाहर की ओर फैलाने के लिए उपकरण का उपयोग किया जाता है। बाहर का सिरा मतलब आउटर डायमीटर, बाहर की ओर आउटर डायमीटर। फ्लेयरिंग से पहले कॉपर ट्यूब को फाइल करें और रीम करें। फ्लेयरिंग से पहले जो हमारी ट्यूब है उसको हम थोड़ा रीम कर ले, ताकि ट्यूब कटर से काटने के बाद उसमें कोई बर वगैरह या कोई चिप्स अंदर न रह गई हो, जिससे हमारी रेफ्रिजरेंट या हमारी ट्यूब चोक हो सकती है। तो उससे पहले उसको फाइल करें या उसको रीम करें। तांबे की ट्यूब को इसके व्यास के आकार में फ्लेयरिंग ब्लॉक में डाला जाता है। जितना इसका व्यास होता है, डायमीटर होता है, और यहाँ पे साइज लिखे होते हैं, उसी हिसाब से उसी डायमीटर में उसी साइज के उसमें कॉपर ट्यूब को डाला जाता है। फ्लेयरिंग योक को धीरे धीरे घुमाया जाता है। ये जो ऊपर है ये फ्लेयरिंग योक होता है, ये है फ्लेयरिंग योक। इसको ऊपर से धीरे धीरे हम ऐसे घुमा घुमा के कसते रहते हैं और जब तक कि फ्लेयर पूरा नहीं हो जाता। ठीक है, ये है हमारा फ्लेयरिंग टूल। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्वेजिंग टूल। फ्लेयरिंग टूल और स्वेजिंग टूल में केवल अंतर यही है, अगर हमें ट्यूब का बाहरी व्यास मतलब आउटर डायमीटर अगर हमें बड़ा करना है तो उसको क्या बोलेंगे हम? फ्लेयरिंग। और अगर हमें इनर डायमीटर बड़ा करना है तो उसको क्या बोलते हैं? स्वेजिंग।
ये स्वेजिंग टूल भी आप देख रहे होंगे अलग अलग साइज के, ये छोटा है, ये उससे बड़ा है, ये उससे बड़ा है, ये उससे बड़ा है, अलग अलग डायमीटर के होते हैं। तो इनको क्या करते हैं हम कॉपर ट्यूब के अंदर ऐसे डालते हैं और ऊपर से किसी चीज से, हैमर से या किसी और चीज से उसको धीरे धीरे चोट मारते हैं, जिससे उसके तो ट्यूब का जो इनर डायमीटर है वो क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो तांबे की नली के अंदर के व्यास को, अंदर का मतलब इनर डायमीटर का विस्तार करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह एक ही व्यास के दो ट्यूब तांबे ट्यूबों में शामिल होने के लिए उपयोग किया जाता है। मतलब अगर हमारे पास एक ट्यूब है दोनों व्यास की, हमें उस ट्यूब को एक के अंदर एक को डालना है, तो क्या करेंगे, इस वाले ट्यूब का थोड़ा इनर डायमीटर छोटा कर देंगे ताकि ये ट्यूब उसके अंदर आसानी से चली जाए, और उसके बाद यहाँ हम उसको ब्रेज कर देते हैं। ठीक है, इसलिए काम में लाया जाता है। तांबे की ट्यूब को फ्लेयरिंग ब्लॉक द्वारा क्लैंप करें ताकि कॉपर ट्यूब की लंबाई के भारी व्यास के बराबर को घुमाया जा सके। ठीक है, ये होता है हमारा स्वेजिंग टूल। नेक्स्ट है हमारी ब्रेजिंग टॉर्च। जब हम फ्लेयर बना लेते हैं या स्वेजिंग बना लेते हैं तो ट्यूब के अंदर हमने ट्यूब को डाला, उसके बाद बाहर से लीकेज ना हो उसको हम क्या करते हैं, ब्रेजिंग करते हैं। ब्रेजिंग एक तरीके की वेल्डिंग या सोल्डरिंग आप कह सकते हो, पर जो हमारी ट्रेड रेफ्रिजरेशन में इस्तेमाल होती है उसको हम ब्रेजिंग बोलते हैं। उसमें एक फिलर मटेरियल चारों तरफ भर दिया जाता है और वो जोड़ जो है पक्का हो जाता है ताकि उसमें कहीं से कोई लीकेज ना हो पाए। तो दो तांबे की ट्यूबों के जोड़ को एक साथ टाका लगाने में उपकरण का प्रयोग होता है। दो तांबे की ट्यूब जो कॉपर की ट्यूब है उनको दोनों आपस में जोड़ने में। शोल्डर कॉपर ट्यूबिंग के लिए 800 डिग्री फ़ारेनहाइट, कितना, 800 डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस नहीं है, ध्यान देना, 800 डिग्री फ़ारेनहाइट की आवश्यकता होती है। इन अनुप्रयोगों में आमतौर पर प्रोपेन, नेचुरल गैस, प्रोपाइलिन गैस का उपयोग किया जाता है। ब्रेजिंग में आपके प्रोपेन गैस या प्रोपाइलिन गैस या हम ब्यूटेन गैस का सिलेंडर भी इस्तेमाल करते हैं। ऑक्सीजन एसिटिलीन भी लोकप्रिय है, ऑक्सीजन एसिटिलीन गैस भी हम प्रयोग करते हैं। यह 3600 डिग्री फ़ारेनहाइट के तापमान तक पहुंच जाता है। कॉपर ट्यूब जोड़ते समय इसे अच्छी तरह हवादार क्षेत्र में करें। ठीक है, जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी ना हो वहाँ पे हमें करना चाहिए। तो ये आप डायग्राम में देख रहे होंगे, ये गैस सिलेंडर है प्रोपिलीन गैस का या फिर ब्यूटेन का। ये टॉर्च होती है, ये इसके ऊपर सिलेंडर के ऊपर यहाँ फिट हो जाती है और यहाँ पे एक वाल्व होता है, उस वाल्व को हम धीरे से खोलते हैं तो इसमें से गैस बाहर निकलती है और इसको हम इग्नाइटर कर देते हैं माचिस से या फिर लाइटर से, तो ये जलने लगती है, एक फ्लेम उत्पन्न होने लगता है इसमें। तो ये हमारा क्या है, ब्रेजिंग टॉर्च। नेक्स्ट हमारा टूल आता है कॉपर ट्यूब बेंडर। इसको हम केवल ट्यूब बेंडर भी बोलते हैं, सॉरी, इसको हम केवल क्या बोलते हैं, ट्यूब बेंडर भी बोल देते हैं, क्योंकि हमारे जो आरएसी में ट्यूब होती है वो कॉपर की होती है, एल्यूमिनियम की होती है, तो केवल ट्यूब बेंडर भी इसको हम कहते हैं। ये भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है लीवर टाइप, एक होता है लीवर टाइप और एक होता है स्प्रिंग टाइप। पहला हमारा लीवर टाइप और दूसरा स्प्रिंग टाइप। ये जो आप देख रहे हैं ये डायग्राम में, ये हमारा क्या है, लीवर टाइप। एक स्प्रिंग टाइप का होता है, बड़ा सा अंदर से खाली होता है और स्प्रिंग ऐसे लपेटे हुए होते हैं जैसे बाइक के शॉकर होते हैं, इस तरीके से आप मान सकते हैं पीछे वाले। ट्यूब को उसमें हम डाल के और हल्का सा उसको बैंड करते हैं, तो वो होता है स्प्रिंग टाइप। ये है हमारा लीवर टाइप, इसमें दो लीवर लगे हुए हैं, ये वाला ट्यूब को यहाँ फंसा के आप देख रहे होंगे, एक ऊपर ट्यूब यहाँ दिख रही होगी आपको। इसको पहले खोलते हैं, ट्यूब को इसमें फंसाते हैं और फिर धीरे धीरे बैंड करते रहते हैं। तो ये जो ट्यूब है यहाँ से ये बैंड हो गई है, देख लो। तो इसे हम क्या बोलते हैं, ट्यूब बेंडर। अच्छा, हम ट्यूब बेंडर का इस्तेमाल ही क्यों करते हैं, जब हम ट्यूब को बैंड करना होता है, अगर हम हाथ से उसको बैंड करेंगे तो ट्यूब क्या है, पिंच हो जाएगी। मतलब वो ट्यूब अगर हम हाथ से बैंड करेंगे तो वो बीच में से पिंच हो जाएगी या दब जाएगी, जिससे वो बंद हो सकती है, रेफ्रिजरेंट के फ्लो में उसमें रुकावट पैदा हो सकती है। इसलिए हम ट्यूब बेंडर से ही ट्यूब को बैंड करते हैं। एक कॉपर ट्यूब को मोड़ने वाला प्रशीतन उपकरण है। इसमें 3 आकार के ढले हुए आधे गोल पहिए हैं,
ठीक है। ये जो यहाँ ये है, ये जो है आपके ये पहिए हैं, ये वाले 2 पहिए होते हैं जिनके साइड में ट्यूब को बेंड किया जाता है। सबसे आम आकार एक विंच के 1/4, 5/16 तक, फिर 3/8 से है। ठीक है। इस कॉपर ट्यूब पेशे पर झुकने का उपकरण का प्रयोग करके खूबसूरती से मोड़ी जाती है। खूबसूरती से मतलब वो ट्यूब पंच नहीं होती है, अच्छे से बेंड हो जाती है। तो ये हमारा टूल हो गया ट्यूब बेंडर या कॉपर ट्यूब बेंडर। अगला है हमारा एडजस्टेबल रिंच। इसको हमने नाम क्यों दिया एडजस्टेबल? एक केवल रिंच भी होती है, एक होती है एडजस्टेबल। एडजस्टेबल में आप देख रहे होंगे ये जो है यहाँ पे एक नट लगा हुआ है। इस नट को अगर हम टाइट करते हैं तो ये जो इसके जो का साइज है ये वाला क्या होता है, कम होता रहता है। और जब हम इस नट को लूज करते हैं तो इसका जो का साइज जो है वो बड़ा होता रहता है। तो हम जो भी नट हमें खोलना है, चाहे वो इतना बड़ा हो या इतना बड़ा हो या इतना बड़ा हो, जिस हिसाब से इसकी रेंज है उसको हम साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसको एडजस्टेबल बोला जाता है। एडजस्टेबल हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। एक समायोज्य जबड़े के साथ एक रिंच है। प्रशीतन मरम्मत के क्षेत्र में एक 6 इंच तक समायोजक रिंच बहुत उपयोगी है। कितने इंच तक? 6 इंच तक। ठीक है। यह 1 इंच से 1/8 से 1 इंच तक नट और बोल्ट के आकार में समायोजित कर सकता है। यह टूल बॉक्स में आसानी से फिट हो जाता है। ये बहुत छोटी होती है साइज में, तो टूल बॉक्स में आसानी से फिट हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा टूल है फ्लैट एज स्क्रू ड्राइवर। अब इसको हमने फ्लैट एज क्यों नाम दिया? क्योंकि ये जो एज एज होता है इसकी कोना कोना, ये इसकी एज आप देख रहे होंगे बिल्कुल फ्लैट है। इसको माइनस वाला भी बोला जाता है स्क्रू ड्राइवर। ठीक है, तो फ्लैट इसकी एज जो है वो फ्लैट है, चपटी है, इसलिए इसको फ्लैट एज स्क्रू ड्राइवर बोला जाता है। फ्लैट एक फ्लैट ड्राइविंग अंत के साथ एक स्क्रू ड्राइवर है। यह 1/4 इंच की ब्लेड चौड़ाई वाला 8 इंच का स्क्रू ड्राइवर सबसे उपयोगी आकार का होता है। कोई भी हम पेज को, या जैसे विंडो एसी में जो आउटडोर होता है उसके ऊपर कैबिनेट में एक चादर ढकी होती है, प्लेट ढकी होती है, उसमें छोटे छोटे नट को खोलने के लिए ये कभी माइनस वाला भी यूज होता है और कभी स्टार वाला ही बोलते हैं या प्लस वाला भी बोलते हैं, वो भी इस्तेमाल होता है। दोनों तरह के स्क्रू ड्राइवर हमारे ट्रेड में इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद है फिलिप स्क्रू ड्राइवर। फिलिप स्क्रू ड्राइवर आप देख रहे होंगे इसमें, इसकी जो है स्क्रू हुआ है कैसा है, स्टार शेप का रहता है। ठीक है, स्टार शेप का, जिसको प्लस वाला ही बोलते हैं ना। तो क्रॉस ड्राइविंग एंड के साथ, क्रॉस क्रॉस होता है इसमें, ठीक है, एंड के साथ ये एक स्क्रू ड्राइवर है। अच्छी गुणवत्ता वाले फिलिप स्क्रू ड्राइवर खरीदें क्योंकि दांत आसानी से कुंद हो जाते हैं। ये जो इसके आगे पॉइंट है ये नट में जो है आसानी से फिक्स हो जाते हैं, इसलिए इसको फिलिप स्क्रू ड्राइवर बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा टूल है एलन रिंच या एलन की भी बोलते हैं इसको, एलन की, एलन की मतलब ये चाबी हो गई। ये इसकी कितने होते हैं, हेक्सागोनल होता है, मतलब इसमें 6 होते हैं इसके सिरे, ऐसे 1 2 3 4 5 6, ये सिरे जो होते हैं इसके ये कैसे होते हैं, 6 होते हैं। ये भी अलग अलग साइज की होती है, 5 नंबर की, 3 नंबर की, 2 नंबर की। ठीक है, तो कुछ नट हमारे हेक्सागोनल होते हैं जो हम इन रिंच की मदद से या एलन की मदद से खोलते हैं। देखो इसमें लिखा भी है एक कौन, हेक्सागोनल ड्राइंग रिंच है। हेक्सागोनल मतलब जिसके 6 साइड होती है। ये कठोर स्टील से बने होते हैं क्योंकि अगर हम इसको पकड़ के नट को खोलेंगे तो अगर ये हल्के बने होंगे तो ये टूट सकती है। ठीक है, विंडो टाइप एयर कंडीशनिंग में स्क्विरल केज पंखे को हटाते समय आपको एलन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, एक विंडो सर्कुलर फैन को एक एलन स्क्रू के साथ बांधा जाता है। स्प्लिट एसी के आउटडोर में गैस प्रवाह को रोकने में एलन स्क्रू प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारा टूल हो गया एलन रिंच या एलन की। अगला हमारा है लॉन्ग नोज प्लायर।
आप देख रहे होंगे इसका जो ये नोज है, ये वाली, मतलब इसका जो फ्रंट है ये क्या है, बहुत बड़ा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लॉन्ग नोज प्लायर। इसकी नोज जो है बहुत बड़ी है, जहां पे हमारा कॉम्बिनेशन प्लायर नहीं जा पाता, ऐसी सतहों पर हम लॉन्ग नोज प्लायर इस्तेमाल करते हैं। एक लंबी नुकीली नाक वाला प्लायर होता है, एक 7 इंच लंबी नाक की पट्टिका बहुत उपयोगी होती है। ठीक है, आप एक लंबी नाक प्लायर को कई उपयोग पाएंगे। एक पंखे के एक क्लिप को हटाने के लिए, कोई भी चीज है उसको हटाने के लिए या उसको मोड़ने के लिए हम इसको करते हैं। ब्रेजिंग के समय तांबे की ट्यूब को पकड़ने के लिए भी ये सबसे महत्वपूर्ण टूल माना जाता है। कौन सा, लॉन्ग नोज प्लायर। इसकी नोज जो है वो लॉन्ग है, इसलिए इसको लॉन्ग नोज प्लायर बोला जाता है। उसके बाद आपका आता है स्लिप जॉइंट प्लेयर। कौन सा, स्लिप जॉइंट। इसका आप देख रहे होंगे आगे से आकार कैसा है ना, एक स्ट्रेट है और एक राउंड है, तो इसको क्या बोलते हैं, स्लिप जॉइंट प्लायर। साइज को समायोजित करने के लिए स्लिप जॉइंट के साथ एक मैकेनिकल प्लायर है। 1 इंच तथा 1/2 इंच के पाइप को ढीला करने के लिए, पाइप को बंधन के लिए यह बहुत आसान उपकरण है। कोई पाइप को हमें इसके जोज में पकड़ के और ढीला करने के लिए, टाइट करने के लिए आसानी से उपकरण है हमारा। तो क्या है, स्लिप जॉइंट प्लायर। अगला हमारा है इलेक्ट्रिकल प्लायर, या इसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन प्लायर भी। ये तार को काटने के लिए भी, उसको पकड़ने के लिए भी, उसको छीनने के लिए भी, मतलब कॉम्बिनेशन, मतलब बहुत तरीके के काम में आता है, इसलिए इसको कॉम्बिनेशन या इलेक्ट्रिकल प्लायर भी बोलते हैं। कॉम्बिनेशन प्लायर या इलेक्ट्रिकल प्लायर। इलेक्ट्रिकल प्लायर 8 इंच का होता है। फ्यूज बॉक्स से लाइव फ्यूज निकालने के लिए ये प्रयोग किया जाता है। ये जो इसमें आप रेड कलर की देख ले हो, ये क्या होती है, ये इंसुलेशन होती है, ताकि हमारे तार को पकड़ते समय इसमें करंट वगैरह ना लगे। ये क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, फंसे तारों की व्यवस्था करने के लिए ये क्या है, इसमें यूज होता है हमारा। उसके बाद हम देखते हैं पाइप रिंच। जैसे कि नाम से सजेस्ट कर पा रहे हैं पाइप, तो पाइप को एडजस्ट करने के लिए, उसको टाइट करने के लिए, उसको खोलने के लिए, उसको कसने के लिए, उसको ढीला करने के लिए, इसमें एक यहाँ भी नट होता है, जो इसको नट को घुमा के हम इसकी जो का साइज है ये वाला बड़ा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो ट्यूब और पाइप को कसने के लिए एक रिंच होती है, तो इसलिए इसका नाम दिया गया है पाइप रिंच। उसके बाद बॉक्स रिंच होती है, इसको हम डबल एंडेड स्पैनर भी बोलते हैं। क्या, डबल एंडेड स्पैनर। इसमें दो आगे की तरफ भी एक वो होती है नट खोलने का, और पीछे की तरफ भी, सॉरी, रिंग स्पैनर भी बोलते हैं इसको हम। ठीक है, क्योंकि ये पूरी पैक होती है। ये देखिए आप यहाँ से रिंग बनी हुई है गोल, ये इसको रिंग स्पैनर या बॉक्स रिंच भी हम बोलते हैं। ये 1/4 के आकार के होते हैं। एयर कंडीशनिंग, ऑटोमोटिव एयर कंडीशनिंग कंप्रेसर को बैलेंस डिसअसेंबलिंग करने के लिए एक व्यवहारिक उपकरण होता है। तो क्या नाम है इसका, बॉक्स रिंच या रिंग स्पैनर। उसके बाद ओपन रिंच आ गई, वो तो पूरी ऊपर से राउंड थी, इसलिए उसको रिंग स्पैनर या बॉक्स रिंच बोल दिया। ये क्या है, ओपन रिंच। ये देखो इसके साइज जो है यहाँ से वो ओपन है, ये ओपन है तो ओपन रिंच बोल दिया। ये सबसे उपयोगी मशीन बोल्ट निकालते हैं जहां पहुंच केवल 50 से 75% है। रिंच केवल एक आधा मोड़ कर सकता है। ठीक है, क्या बोलते हैं, ओपन हैंड रिंच। कोई भी नट होता है उसको हम खोलने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आया आपका फ्लैट फाइल। जब हम ट्यूब को काटते हैं या किसी सरफेस को घिसने के लिए, उसको स्मूथ बनाने के लिए हम जो फाइल का इस्तेमाल करते हैं वो क्या होती है, फ्लैट फाइल। फ्लैट कठोर स्टील की बनी होती है। नए कटे हुए तांबे के ट्यूब को फाइलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फाइलिंग मतलब उसको घिसने के लिए या उसको स्मूथ बनाने के लिए।
सतह को जोड़ फाइल करने के लिए ताकि वो चौकेरे रूप से फिट हो सके। तो ये हमारी क्या बोलते हैं इसको, फाइल। कौन सी, फ्लैट फाइल। नेक्स्ट हमारा टूल है राउंड फाइल। कॉपर ट्यूब हमारी राउंड होती है, गोलाकार की होती है। तो जब हम उसको ट्यूब कटर से काटते हैं तो उसमें थोड़ी बहुत बर या चिप्स उसमें आ जाती है, तो उसको सरफेस को स्मूथ करने के लिए हम कौन सी फाइल इस्तेमाल करते हैं, राउंड फाइल। गोल फाइल छेद को एक बड़ा करने के लिए बहुत उपयोगी है। एक जंग लगी स्टील ट्यूब को साफ करने के लिए, किसी ट्यूब के अंदर अगर जंग लग रहा है तो इसको हम उसके अंदर डाल के और उसको फाइल करेंगे तो आगे उसमें से जंग हट जाएगा। एक बड़ा बोल्ट फिट करने के लिए एक फ्लैश वॉशर छेद बढ़ाना है। फाइलिंग के माध्यम से निश्चित भागों को आकार देने के लिए हम गोल फाइल का यूज करते हैं या राउंड फाइल भी बोलते हैं इसको। टेप माप। टेप माप एक मेजरिंग टेप होता है, मेजरिंग टेप, जिसको हम साइज नापने के लिए काम करते हैं। अगर मान लीजिए हमें एक विंडो एसी या स्प्लिट एसी जो है दीवार पे टांगना है तो उसके कहाँ नट लगने हैं उसको मेजरिंग टेप से नापते हैं, 8 इंची, 10 इंची, 3 फुट पे, 10 फीट पे, और वहां निशान लगा लेते हैं। तो मेजरिंग टेप आपकी मापने के लिए काम में आती है। उसके बाद आपके हेक्सा, लोहे के पाइप या उनकी सलाखों को काटने के लिए, इसको हम आम भाषा में आरी भी बोलते हैं। इसमें ब्लेड लगा होता है यहाँ पे ये, और उसको काटने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हेक्सा। लोहे के पाइप और लोहे की सलाखों को काटने के लिए, पीवीसी पाइप की लंबाई को छोटा करने के लिए, एक नए एयर कंडीशनिंग में ब्रैकेट बनाने की आवश्यकता होती है उसके लिए। खिड़की के फ्रेम को काटना, अगर हम नया एक विंडो एसी लगा रहे हैं तो उसमें लकड़ी का जो फ्रेम है उसको उसके हिसाब से सेट करना, तो लकड़ी के फ्रेम को साइड से अगर हमें काटना हो तो हम क्या यूज करते हैं, हेक्सा या आरी। उसके बाद आ गई इलेक्ट्रिक ड्रिल। इलेक्ट्रिक ड्रिल आपने देखा होगा, इसमें आगे एक ड्रिल बिट लगाई जाती है, यहाँ पे इसके जोज में एक ड्रिल बिट लगाई जाती है। वो क्या करती है, दीवारों में छेद करने के लिए काम आती है। जब हम स्प्लिट एसी लगाते हैं तो आउटडोर यूनिट बाहर होती है और इंडोर यूनिट अंदर होती है। तो इंडोर यूनिट से आउटडोर यूनिट तक वायर या पाइप पहुंचाने के लिए हम क्या करते हैं, ड्रिल करते हैं। ड्रिल करके उसको थोड़ा सा होल बना लेते हैं ताकि उसमें से ड्रेन पाइप वगैरह बाहर जा सके। तो सिंपल सी बात है, छेद करने के लिए हमको क्या यूज करते हैं, ड्रिल। उसके बाद हमारा गेज मैनिफोल्ड, ये हमारे आरएसी व्यवसाय में सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बहुत अच्छा टूल है। ये दो जब टूल एक साथ मिल जाते हैं इनको बोलते हैं कंपाउंड गेज या गेज मैनिफोल्ड। ये जो आप रेड कलर से देख रहे हैं ये बताता है हाई प्रेशर। रेड कलर वाला क्या बताता है, हाई प्रेशर, पी फॉर प्रेशर। और ये ब्लू कलर वाला लो प्रेशर, हाई प्रेशर और लो प्रेशर। जब हम गैस चार्ज करते हैं, गैस चार्ज करने के टाइम में हम इसका कंप्रेसर का प्रेशर देखते हैं, तो उस हिसाब से हम गैस चार्ज करते हैं। या कभी कभी क्या होता है, जब वैक्यूम करते हैं हम गैस चार्जिंग करने से पहले, तो कंप्रेसर का एक बैक प्रेशर होता है। मान लीजिए हमने वैक्यूम करा और एक निश्चित प्रेशर पे 35-40 प्रेशर पे हमने उसको लाके छोड़ दिया, उसके बाद हमने वाल्व बंद कर दिया, तो अगर उसमें लीकेज होगी तो इस प्रेशर क्या होगा, डाउन जाएगा। और अगर लीकेज नहीं होगी तो उतना का उतना ही प्रेशर मेंटेन रहेगा। तो जब हम उसे 15-20 मिनट, आधे घंटे के लिए छोड़ देते हैं वैक्यूम करने के बाद प्रेशर डाल के, अगर प्रेशर ड्रॉप नहीं होता है वो हमें किससे पता चलता है, गेज से, कि ये सुई अगर यहाँ, ये हमें इनसे पता लग जाता है, गेज मैनिफोल्ड से। प्रेशर किसका ज्यादा है किसका कम है वो हम गेज मैनिफोल्ड से पता लगाते हैं। उसके बाद क्लैम्प मीटर। क्लैम्प मीटर क्या होता है, करंट नापने के लिए, एम्पियर नापने के लिए, ठीक है, वो हम यूज करते हैं इसमें क्लैम्प मीटर में, ठीक है। एक क्लैम्प मीटर जबड़े के साथ एक विद्युत उपकरण होता है जो विद्युत कंडक्टर के चारों करंट के माप को संपर्क बनाने के लिए आवश्यकता के बिना एसी परिणाम को पढ़ने के लिए किया जाता है। कोई भी वायर है, हम उस वायर में हम उसको क्लैम्प कर देंगे, यहाँ से ओपन हो जाता है, यहाँ से दबाने से इसको, यहाँ से इसका माउथ जो है वो खुल जाता है, तो उसको हम तार के अंदर डाल के ऐसे फंसा लेंगे तो उसका वो करंट बता देगा कितना है,
ठीक है। कुछ क्लाइमेटर 1000 एम्पियर और अधिक की धाराओं को माप लेते हैं। ये वर्तमान में डीसी को मापता है। किसको? डीसी को मापता है। ठीक है। तो ये हमारे कुछ रेफ्रिजरेशन के बेसिक टूल्स थे जिनके बारे में आज हमने पढ़ा। उम्मीद है कि आपको टूल्स के बारे में अच्छी खासी नॉलेज हो गई होगी, पता चल गया होगा वो किस काम में आते हैं, किस काम में नहीं आते। तो आज के लिए इतना ही। अगली स्लाइड के लिए बने रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।